ईडी का नाम तो हम सब आए दिन सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि भारत की ये टॉप फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी यानी कि ईडी असल में इतनी पावरफुल कैसे है? चलिए आज इसकी शक्तियों को समझने के लिए देश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक की कहानी में उतरते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और याद करते हैं उस केस को जिसने एक जमाने में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। 1,76,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। भारत के राष्ट्रीय ऑडिटर यानी सीएजी के मुताबिक 2008 में जिस तरह से 2G लाइसेंस बांटे गए, उससे सरकारी खजाने को इतना ही बड़ा संभावित नुकसान हुआ था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट यहीं आता है। सालों की जांच और मीडिया में हंगामे के बाद ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाया कि कोई घोटाला हुआ भी था। ये पूरी कानूनी लड़ाई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। देखिए, पहले सीएजी की रिपोर्ट आती है, फिर सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस रद्द करता है, फिर ट्रायल कोर्ट सबको बरी कर देता है, और अब 1 दशक से ज्यादा समय के बाद भी ये मामला आज भी अदालतों में चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने पेचीदा, इतने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल घोटालों की गुत्थी आखिर सुलझाता कौन है? यहीं पर भारत की स्पेशल फेडरल एजेंसियां अपना काम शुरू करती हैं। और इन सभी जांचों के केंद्र में है एक एजेंसी जिसका नाम हम सब ने जरूर सुना होगा, प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम सब ईडी के नाम से जानते हैं। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सीबीआई और ईडी एक टीम की तरह काम करते हैं। सीबीआई जांच करती है मूल अपराध की, जैसे कि कोई भ्रष्टाचार हुआ या कोई धोखाधड़ी हुई। इसके बाद मैदान में उतरती है ईडी, जिसका काम है उस अपराध से बनाए गए काले धन का पता लगाना। तो सीबीआई अपराध को पकड़ती है और ईडी पैसे का पीछा करती है। ईडी को अपनी ये बेहिसाब शक्ति कुछ बहुत ही खास कानूनों से मिलती है, और इनमें सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली हथियार है पीएमएलए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। असल में यही वो कानून है जो ईडी को इसकी असाधारण शक्तियां देता है। तो चलिए अब जरा इस पीएमएलए कानून को ही थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ईडी को इतना ताकतवर बनाता कैसे है। ये देखिए, ये ईडी की जांच का पूरा प्रोसेस है, और ये किसी भी आम पुलिस जांच से बहुत अलग है। सब कुछ एक ईसीआईआर से शुरू होता है, फिर तलाशी होती है, समन भेजे जाते हैं, गिरफ्तारी होती है और प्रॉपर्टी तक अटैच कर ली जाती है। और यहीं पर एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पुलिस की एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन ईडी की ईसीआईआर एक इंटरनल, एक तरह से कहें तो एक खुफिया दस्तावेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी को शायद ये पता भी ना चले कि उनके खिलाफ जांच शुरू क्यों की गई है। और जमानत मिलना पीएमएलए के तहत ये लगभग नामुमकिन सा है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर किसी को तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक वो दोषी साबित न हो जाए। लेकिन यहां खेल उल्टा है। जमानत पाने के लिए आरोपी को ही अदालत को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। ये कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को ही पलट देता है। अब देखिए, जब किसी एक एजेंसी के पास इतनी सारी शक्तियां हों तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? बस यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5,906। जनवरी 2023 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत इतने केस दर्ज किए थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और पिछले कुछ सालों में तो ये और भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आएगा वो असल में चौंकाने वाला है। इन हजारों केसेस में से सिर्फ आधे % से भी कम मामलों में ही ट्रायल पूरा हो पाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्यादातर मामले सालों साल बिना किसी नतीजे के चलते रहते हैं। और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। जो मुट्ठी भर केस ट्रायल तक पहुंच पाते हैं, उनमें सजा होने की दर 93% से भी ज्यादा है। तो सोचिए, ट्रायल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर केस वहां तक पहुंच गया तो दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये दो अजीबोगरीब आंकड़े हैं, ये एक बड़ी बहस को जन्म देते हैं। आलोचकों का कहना है कि ईडी की प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन गई है। लंबी जांच और जमानत का ना मिलना, ये सब किसी को परेशान करने का एक राजनीतिक हथियार बन सकता है, भले ही वो शख्स अंत में दोषी साबित हो या ना हो। तो इस शक्ति और अधिकार के बीच संतुलन बनाने में हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की क्या भूमिका है? चलिए देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन शक्तियों को बहुत बारीकी से परखा।
और 2022 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने ईडी की ज्यादातर शक्तियों को, जैसे गिरफ्तारी की शक्ति, जमानत की कठोर शर्तें और ईसीआईआर को गोपनीय रखने का अधिकार, इन सब को सही ठहराया। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती हैं, एक ऐसा सवाल जिसका सामना दुनिया के हर लोकतंत्र को करना पड़ता है। आखिर भ्रष्टाचार जैसी बड़ी बुराई से लड़ने के लिए एक समाज को कितने शक्तिशाली हथियारों की जरूरत है और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी मजबूत ढाल की? सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच ये सही संतुलन कहाँ मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।